नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर चंपावत से लेते हैं, जहां पर चंपावत जिले में देर रात से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर बनबसा में भी लगातार रिमझिम बारिश देखने को मिल रही है, जहां लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी सी राहत मिली है। वहीं साथ ही देर रात से जारी हल्की बारिश किसानों के लिए भी बेहतर बताई जा रही है। तो उत्तराखंड में कई जिलों में अलर्ट जारी है, लेकिन कई जिलों में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है और कहा यह जा रहा है कि गर्मी से तो निजात मिली ही है, साथ ही किसानों के लिए ये रिमझिम बारिश काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है और यहां पर कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुछ जगहों पर यानी कुछ जिलों में हल्की बारिश कल देर रात से ही यहां पर हो रही है, जिससे गर्मी से तो राहत मिली ही है, साथ में जो फसल है, जो किसानों ने फसल लगाई थी, उसके लिए भी ये बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। और उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 8 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया। राज्य आपदा प्राधिकरण ने एजेंसियों को अलर्ट किया है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल यानी 2 दिन मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है, जिसका असर कल भी देखने को मिला। 8 पहाड़ी जिलों के लिए खास तौर पर यह कहा गया है कि वहां पर तेज बारिश, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिर सकती है। और इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग एक्टिव हो गया है और उसने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अलर्टनेस पर रहे। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, इन इलाकों के लिए खास तौर पर कहा गया है कि सतर्कता यहां पर बरती जाए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर मौसम वैज्ञानिक से बता रहे हैं, जो ये मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18। और अब बात कोरोना की करते हैं और सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट ही बताते चले। उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना से मौत का आंकड़ा 100 से भी नीचे आ गया है। कल 79 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। वहीं मंगलवार को 4785 नए केस सामने आए, जबकि 7019 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। राज्य में अभी भी 76,000 के पार एक्टिव केस है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले घटे हैं, मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से मंगलवार को दूसरी मौत हो गई। एम्स ऋषिकेश में उत्तर प्रदेश की रहने वाली 72 साल की महिला की ब्लैक फंगस से मौत हुई। आज एम्स में ब्लैक फंगस के 5 और नए मामले सामने आए। इस तरह अब एम्स में ब्लैक फंगस के करीब 30 केस हो गए हैं, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक ठीक होकर यानी डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 27 मरीजों का अभी भी एम्स में इलाज चल रहा है। 27 में से 11 मरीजों की अभी सर्जरी की जानी है। और तीरथ सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के आंसुओं पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस आंसुओं पर सवाल पूछकर इस्तीफा मांग रही है और बीजेपी अपने नेता को भावुक बता रही है। बीते 15 मार्च से उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला सामने आया और 17 मई 2021 तक उत्तराखंड में 5034 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। लेकिन सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत का सब्र तब जवाब दे गया जब उन्होंने हालात को खुद देखा और हरक सिंह रावत रो पड़े। मगर अब आंसुओं पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आंसू सच्चे हैं तो हरक इस्तीफा दें, नहीं तो घड़ियाली आंसू से बचना चाहिए। आंसू बहा करके ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं। आंसू बहा करके जो है आप जो है कोरोना की इस महामारी में जो है बचना चाहते हैं, और अगर आप में नैतिकता है, अगर आप वास्तव में दुखी हैं, अगर आपके आंसू सही हैं, तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने का काम करें। हरक सिंह के बहते आंसुओं पर सरकार और बीजेपी संगठन की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अब अपने नेता को इमोशनल बताया है।
रोकने की बात तो है। जिस तरह से जवान मौतें जा रही हैं, जवान लोग मर रहे हैं, एक ही परिवार में 5-5 लोग मर रहे हैं, तो दुख की बात तो है। तो आदमी व्यथित भी है, दुखी भी है, और कहीं ना कहीं ये प्रकृति की मार को किस तरह इसको रोका जा सकता है, इसके लिए हर व्यक्ति अपने अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से एक भाव होता है, वो भावुक आदमी है, और उस भावुकता में उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऐसे प्रियजनों को, लोगों को देख रहा हूँ, 2-3 लोग, इस कारण से उनके आंसू आए। बीते दिनों कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों से एक बात तो साफ है कि इस महामारी में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है। अब ऐसे में यदि मंत्री की आंखें छलक पड़े तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और कांग्रेस द्वारा मंत्री हरक सिंह रावत की भावुकता को घड़ियाली आंसू बताने और मंत्री से इस्तीफा देने की मांग पर मंत्री हरक सिंह रावत का भी बयान सामने आया। हरक सिंह का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरक सिंह ने कहा कि क्या मंत्री के अंदर दिल नहीं होता? मंत्री क्या भावुक नहीं हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब इस क्या मंत्री इंसान नहीं है क्या? मंत्री भावुक नहीं हो सकता? मंत्री के अंदर जज्बात नहीं होते क्या? और मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति कहाँ जिसके अंदर जज्बात नहीं हो, जिसके अंदर भावुकता ना हो, वो व्यक्ति ही नहीं है। एक तरफ कोरोना की महामारी है तो वहीं पार्टी नेताओं की बयानबाजी ने प्रदेश बीजेपी को टेंशन में ला दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को कोसने वाले पहले अपने नेताओं से सवाल पूछें। कोरोना महामारी में बयानबाजी कहीं अगले चुनाव में पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इसी बात ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। और अब बीजेपी के मौजूदा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक सुर में मंत्री, विधायकों और बाकी नेताओं को सलाह दी है कि बेमतलब की बयानबाजी से बचें और इस वक्त जनता की सेवा करें। मैंने सबको दी है कि ये समय है, हमें अनावश्यक रूप से बयानबाजी का समय नहीं है। ये समय जनता के बीच में रहकर और सेवा भाव के साथ जुटने का है। इस समय इस कोरोना के संघर्ष काल में हम लोगों को खड़े होकर जनता के साथ ताकत के साथ लड़ाई लड़ते हुए कोरोना को हराना है। बयान देने का वक्त नहीं है इस समय, और संगठन में तो कभी भी अपने मन से कोई बयान नहीं देना चाहिए। वाणी संयम रखना ही चाहिए हर एक को, ये हमारे संगठन का नियम भी है। बीजेपी के अपने नेताओं को दी गई सलाह पर कांग्रेस ने चुटकी ली। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को कोसने के बजाय अपने नेताओं से ही सवाल पूछे। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब तो फट से जवाब देते हैं। मदन कौशिक जी, अगर पूछना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछो, पूछना है तो हरक सिंह से पूछो, पूछना है तो गणेश जोशी से पूछो, पूछना है तो अपने विधायक उमेश काव से पूछो, पूछना है तो हरिद्वार के विधायक राठौर से पूछो। आपके यहाँ तो सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों से कई बार पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की सलाह उनके नेता कितनी मानेंगे, ये बात अलग है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रामनगर में आम जनता रोज पीपीपी मोड अस्पताल प्रबंधन की धौंस सहती नजर आ रही है, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को भी उनकी अभद्रता का शिकार होना पड़ा। बंशीधर भगत कोविड को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने पीपीपी मोड के प्रबंधन के लोगों के बारे में जानकारी चाही तो वहां पहुंचे प्रबंधन के डॉक्टर ने मंत्री के सवालों पर गोलमोल उत्तर देना शुरू किया, जिसके बाद वहां काफी बहस होती रही। बाद में एसडीएम ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। आपके आदमी ने बताया, मैं अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में? जी, मैं कार्यालय में भी गया था, ऑफिस में साइन करने गया था। मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात कर पाए। इस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप ऐसे इस तरह से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेद का विषय। जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे।
और रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में पिछले कुछ समय से खांसी बुखार का प्रकोप जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 15 दिन से 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद गांव को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग गांव में निगरानी बनाए हुई है। साथ ही गांव में टेस्टिंग का काम भी लगातार चल रहा है ताकि लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। हम लोगों के संज्ञान में जब ये बात आई थी तो पूर्व में इसमें टेस्टिंग का काम लगातार चल भी रहा था। कुछ इसमें डेथ काउंट हुई हैं जो हमें पता लगा। उसके बाद आज ये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उसके पूरे इस लिब्बरहेड़ी गांव को अलग अलग सब जोन्स में भी डिवाइड करके प्रॉपर पुलिस व्यवस्था के साथ अब हम लोग इस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। और चंपावत जिले में एक तरफ 18 से 44 साल तक के युवा कोविड वैक्सीन को लेकर क्रेज दिखा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कई लोग वैक्सीन लगाने के लिए ऑनलाइन स्टॉल तो बुक कर ही रहे हैं, स्लॉट बुक तो कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट बुक होने के बाद वैक्सीन लगा के सेंटर नहीं पहुंच रहे हैं। वैक्सीन स्लॉट बुक करने के बाद वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की संख्या जिले भर में अलग अलग सेंटर में 10 से 5% तक है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता रीता कोविड वैक्सीन लगाने की मुहिम चल रही है और युवाओं से सेंटर में आकर वैक्सीन लगाने आने की अपील की जा रही है। तो पर डे वही 15-20 कम आ रहे हैं। जैसे 300 का स्लॉट था तो लगभग 290-280 लगे और 400 का जब स्लॉट है तो 380-370 के बीच में लग रहे हैं। मैं लंबे समय से लगातार वैक्सीनेशन को लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर में जन जागरूकता अभियान चला रही हूँ वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन देखा जा रहा है कि 18 से 44 तक के लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तो करवा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं सेंटर में। मैं चाहती हूँ कि अपने लिए जीवन दायिनी के रूप में वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में वैक्सीन लगवाने को लेकर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा न होने के चलते सरकार द्वारा पहली डोज लगवाने वालों के लिए पोर्टल को बंद कर दिया गया, जिसको लेकर वकीलों और कुछ लोगों ने हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम विवेक प्रकाश और सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर मौके पर पहुंच गए। करीब 1 घंटे बाद पोर्टल सही किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो पाया। कोटद्वार में कोरोना कर्फ्यू में ढाबे रेस्टोरेंट सब बंद है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों की परेशानी को देखते हुए सतपुली पुलिस ने अनूठी पहल की है। पुलिस ने खुद की मेस से खाना तैयार कर ट्रक ड्राइवरों को फूड पैकेट बांटे। पुलिस टीम ने पहले अपने थाने की मेस में खाने के पैकेट तैयार किए और फिर आवश्यक सेवा में लगे वाहन चालकों और ट्रक ड्राइवरों को खाने के पैकेट बांटे। पुलिस की इस पहल से ट्रक ड्राइवर भी काफी खुश हैं। आ रहे हैं और कोरोना के चक्कर से सारे होटल बंद हैं, हमें कहीं खाना नहीं मिला और यहाँ सतकुली थाने से खाना दिया जा रहा है और हम लोगों को भी खाना दिया है और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। आज हम लोगों ने अपने पुलिस के मेस में जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स भाई हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह इस समय सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में जगह जगह रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद हैं, तो मिशन हौसला के तहत हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि जो हमारे ट्रक के ड्राइवर्स हैं, इन लोगों को हम लोग अपने मेस से ऐसे ही कुछ फूड पैकेट्स बना रहे हैं जो इनको हम लोग दे रहे हैं। चंपावत में एसडीआरएफ और पुलिस टीम की मानवता से भरी तस्वीरें सामने आई। कोरोना संक्रमण से अपने की मौत होने पर परिजन ही अस्पताल में शव के पास जाने से बच रहे हैं। ऐसे में जान जोखिम में डालकर पुलिसकर्मी मानवता की मिसाल बन रहे हैं। एसडीआरएफ और पुलिस के जवान ऐसे 22 संक्रमित शवों का अब तक दाह संस्कार कर चुके हैं। मिशन हौसला के अंतर्गत जनपद चंपावत पुलिस व एसडीआरएफ की टीम्स के द्वारा जब भी किसी कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु होती है और उनके परिजन उनका दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय में हमारी टीम्स जो हैं इन शवों का दाह संस्कार करती हैं। अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो आपका हौसला दूसरों को प्रेरणा दे सकता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं नैनीताल अस्पताल में तैनात दलबीर राणा। दलबीर बीमार होने के बाद खुद को खतरे में डालकर कोरोना मरीजों के बीच अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। नैनीताल जिला अस्पताल में तैनात दलबीर राणा पिछले 1 साल से ऐसे ही रोजाना लोगों की कोरोना जांच कर रहे हैं। घर परिवार की चिंता छोड़ दलबीर सुबह 8 बजे पीपीई किट पहनकर रोज 200 लोगों की जांच करते हैं और कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के सीधे संपर्क में आते हैं।
खतरे के बीच अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे दलबीर कहते हैं कि जब पूरा मेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर है तो वो कैसे पीछे रह सकते हैं। हाँ, डर का माहौल तो सभी जगह अभी, तो फिर भी हम लोग का डिपार्टमेंट ही ये है और पूरा डिपार्टमेंट लगा तो हम लोग भी पीछे नहीं है। पिछले मार्च 2020 से हम लोग ये आपके RT-PCR के सैंपलिंग, एंटीजन के सैंपलिंग और अब ट्रूनाट जो मशीन आ गई है इसमें भी हम लोग रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं। दरअसल दलबीर राणा हार्ट के मरीज हैं और कोरोना मरीजों के संपर्क में आने के बाद एक बार कोविड पॉजिटिव भी हो चुके हैं और 17 दिन में कोरोना की जंग लड़ने के बाद मेडिकल का ये सिपाही फिर कोविड की जंग में लौटा और अपनी सेवाएं दी। ये हौसला इस तरह से इनको देते हैं कि ये जितने भी बीडी पांडे का जो वर्कर है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे एम्बुलेंस चालक हैं, हमारे सफाई के कर्मचारी हैं, ये पूरी तनबन ढंग से काम करते हैं। बहरहाल दलबीर राणा उन लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो अपनी बीमारी का हवाला देकर अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। वहीं दलबीर अपने काम से साबित कर रहे हैं कि डर के आगे जीत है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ के डीडी हाट में मिनी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किया गया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के सहयोग से ये प्लांट स्थापित हुआ। प्लांट का उद्घाटन पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के लोगों की मदद कर रहे हैं। पहले भी अनिल बलूनी ने एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज चुके हैं। और हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर अस्थि विसर्जन के लिए निर्देश दिए हैं। अस्थि विसर्जन के लिए जो 4 लोग ही अब अस्थि विसर्जन के लिए आएंगे, आने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट ही डालना होगा। जरूरी है ये कि आप 72 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट पोर्टल पर डालें। जिला अधिकारी ने ये नए निर्देश दिए हैं। अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आते हैं लोग और इसी को लेकर अब ये दिशा निर्देश डीएम की तरफ से जारी किए गए हैं। तो बताया गया है कि अब सिर्फ 4 लोग ही अस्थि विसर्जन के लिए आ सकेंगे हरिद्वार और आने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यानी 72 घंटे पहले जो आपकी RT-PCR की रिपोर्ट है वो पोर्टल पर आपको डालना होगा और इसी के बाद आप हरिद्वार में दाखिल हो सकते हैं। अस्थि विसर्जन को लेकर ये गाइडलाइन डीएम की तरफ से तो अस्थि विसर्जन को लेकर लगातार दिक्कतें आ रही थी और अब इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है हरिद्वार डीएम की तरफ से। उनका कहना है कि जो भी लोग अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आएंगे वो सिर्फ 4 लोग होंगे और आने से 72 घंटे पहले आपकी RT-PCR की रिपोर्ट पोर्टल पर डालनी जरूरी होगी, तभी आपको एंट्री हरिद्वार में मिल सकती है। और रामनगर में कॉर्बेट की सीमा से लगे कालागढ़ में मंगलवार को अचानक एक तस्कर हाथी आ घुसा। लोगों को देखकर पहले तो हाथी ने उनका पीछा किया, लेकिन जब लोग भाग गए तो हाथी भी शांत हो गया और बाद में जंगल की तरफ निकल गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तस्कर हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन जब लोग वहां से चले गए तो उसके बाद हाथी भी शांत हुआ और एक बार फिर से वो जंगल की तरफ चला गया। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।